हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्राचीन भारत में भूगोल के विकास का अध्ययन करेंगे। पूरे विश्व में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक ज्ञान को जानने, समझने और उस पर शोध करने की परंपरा रही है। इसी क्रम में हम लोगों को बीए सेमेस्टर 1 के पाठ्यक्रम में प्राचीन भारतीय भौगोलिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करना है या अध्ययन करना है। हालांकि यह एक बहुत ही विस्तृत विषय है, किंतु हम इसे संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके विस्तार में जाएंगे तो एक शोध ग्रंथ की रचना हो जाएगी। इस पृथ्वी पर मानव जाति के आविर्भाव काल से ही मानव और पृथ्वी का संबंध रहा है। जिस पृथ्वी पर मनुष्य का निवास है एवं मानव जीवन की समस्त क्रियाएं होती हैं, उस पृथ्वी का और मानव का संबंध अत्यंत नज़दीकी है। अतः इस पृथ्वी के विषय में कुछ न कुछ जानकारी मानव अपने आरंभिक काल से ही करता आ रहा है। प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान के स्तर को जानने के निम्नलिखित स्रोत हैं, जो आपके स्क्रीन पर दी जा रही हैं। स्क्रीन पर देखें, इसमें 9 पॉइंट हैं। 9 का अलग अलग हम लोग देखेंगे। पहला है खुदाई से प्राप्त सामग्री या शिलालेख। बहुत सारे स्थानों पर, लोथल वगैरह में, हरियाणा वगैरह में खुदाई करने पर बहुत तरह के शिलालेख और भित्ति चित्र वगैरह मिले हैं। उससे भी हम लोगों को बहुत कुछ अनुमान होता है। दूसरा है वैदिक कालीन ग्रंथ। इसमें 4 वेद, पुराण तथा अरण्य के उपनिषदों को रखा गया है। तीसरा है वेद व्यास रचित महाभारत। मैं समझता हूँ महाभारत के नाम से लगभग हर विद्यार्थी परिचित होंगे। इसमें अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है वाल्मीकि रामायण। इसके संबंध में भी अधिकांश विद्यार्थी जानते होंगे। 5वां है जातक का टीका। जातक की कथाएं के नाम से आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, देखी होंगी। इसका पत्रिका भी निकलता है। ये मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। 6ठा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य या इनका दूसरा नाम चाणक्य भी है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, अमात्य थे। इन्होंने अर्थशास्त्र का रचना किया। एक तरह से कहिए अर्थशास्त्र के जन्मदाता ही यही थे। हम लोग भूगोल में भी अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। 7वां पॉइंट है पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि आज के युग में फिर से एक बार बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। देख रहे होंगे बाबा रामदेव के द्वारा इसका प्रचार प्रसार खूब किया जाता है। 8वां है पाणिनि के सूत्र और अष्टाध्यायी। व्याकरण रचयिता के रूप में पाणिनि बहुत प्रसिद्ध हैं, आप लोग जानते होंगे। और इनके अष्टाध्यायी में भी भूगोल का बहुत सारा वर्णन है, बहुत सारे क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। 9वां है पाली साहित्य से। पाली एक अलग तरह की लिपि थी और उसका अध्ययन
बहुत बाद में हो पाया। इन साहित्यों में भी बहुत तरह का भौगोलिक वर्णन मिलता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखें कि क्या क्या स्रोत हैं प्राचीन भारत के भौगोलिक विकास को जानने के। आगे हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान का पर्याप्त विकास सिंधु घाटी सभ्यता काल में तथा वैदिक काल में ही हो चुका था। सिंधु सभ्यता काल में भारतीयों को जो भौगोलिक ज्ञान था वह ईसा से 4000 वर्ष पुराना था। यह सभ्यता किस क्षेत्र में और किस रूप में विकसित थी, इसको समझने के लिए आपके स्क्रीन पर सिंधु घाटी सभ्यता काल क्षेत्र का मानचित्र एवं उस समय के मकानों के अवशेष भी आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। इन्हें देखकर स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि उस काल में भी इस क्षेत्र में विकसित सभ्यता मौजूद थी। प्राचीन सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वेदों में ऋग्वेद पूरे संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। वैदिक काल में आर्यों को भूगोल का जो ज्ञान था उसकी पुष्टि वेदों के बहुत से मंत्रों से होती है क्या? पहले लोग संस्कृत पर बहुत कम ध्यान देते थे, इसलिए इन बातों की जानकारी लोगों तक नहीं थी। अब संस्कृत का भी अध्ययन किया जा रहा है और वो भी अध्ययन तब किया जाने लगा है जब यूरोपीय देशों में संस्कृत पर जोर दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान के विकास क्रम को आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। इसे ध्यान से देखकर याद कर लें। ठीक है, देखें अपने स्क्रीन को। इसमें कैसे कैसे सभ्यता विकसित हुई, किस किस युग में कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया, इसका वर्णन किया गया है। 4 भाग में इसको बांटा गया है। पहला भाग है सिंधु घाटी सभ्यता काल। इसका काल निर्धारण 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक किया गया है। इस सभ्यता में 2 राजधानियां थीं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता का व्यापार मुख्य रूप से समुद्री मार्गों के द्वारा होता था। दूसरा है वैदिक काल। इसके बाद आता है वैदिक काल, जिसका काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक का किया गया है। इस समय में या इस काल में संहिता कालीन ग्रंथ को रखा जाता है। संहिता कालीन ग्रंथ में आपका आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, अर्थात 4 वेद इसमें आते हैं। इसी का दूसरा कालखंड है उपनिषद कालीन ग्रंथ। इस कालखंड में ईशोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक एवं तैत्तिरीय आदि है। ये दो कालखंड हुआ। 2 कालखंडों में पुस्तकों का वर्णन हमें मिला। तीसरा है महाकाव्य काल। इसका काल निर्धारण किया गया है 1600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। इसमें रामायण और महाभारत की रचना की गई। चौथा कालखंड है पौराणिक काल। इसका समय निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक किया गया है। इस कालखंड में
वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण आदि की रचना की गई थी। प्राचीन भारतीयों को खगोलीय भूगोल में सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों का अच्छा ज्ञान था। इसके साथ साथ पृथ्वी, वायुमंडल, सागरों, महासागरों, मेघों, पवनों, ऋतु परिवर्तनों और प्राकृतिक भूदृश्यों के वर्णन ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के अनेक मंत्रों में मौजूद है। वेदों में तथा उसके बाद के ग्रंथों में जैसे उपनिषदों और पुराणों में विश्व सृजन का मतलब संसार के निर्माण का, पृथ्वी के परिभ्रमण का, दिन रात के छोटे बड़े होने का, चंद्रमा की कलाओं के घटने बढ़ने का, सागर में ज्वार भाटों के उठने गिरने का, मेघों के द्वारा जल वृष्टि और हिमपात का, पर्वतों, नदियों, मैदानों, सागर तटों, वनों आदि का वर्णन जगह जगह पर मिलता है। पुराणों में पृथ्वी को 7 भागों में बांटा गया है, जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। इसको देखें और समझें। इसमें पहला भाग है शकद्वीप। इसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों को रखा गया है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसूनी प्रदेश कौन कौन आएंगे? आपका भारत आ जाएगा, बर्मा आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, चीन का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा आएगा, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह वगैरह। दूसरा कुश द्वीप। इसमें ईरान, इराक, सोमालिया आदि देशों के आसपास के क्षेत्रों को रखा गया है। तीसरा पुष्कर द्वीप। इसके अंतर्गत साइबेरिया एवं चीन के भागों को रखा गया है। साइबेरिया कहाँ? रूस का बिल्कुल उत्तरी भाग या कहिए उत्तरी ध्रुव का नज़दीकी प्रदेश, वहाँ तक इसका फैलाव था। चौथा पॉइंट आइए, चौथा भाग क्रोच द्वीप। इसमें काला सागर के आसपास के देशों को रखा गया है। काला सागर के आसपास जो भी देश थे वो इसके हिस्से में आए, इस भाग में आए। पांचवा है प्लाक्ष द्वीप। इसके अंतर्गत भूमध्य सागरीय देशों को सम्मिलित किया गया है। छठा सालमनी द्वीप। इसमें अफ्रीका के मानसूनी एवं तटीय प्रदेशों को रखा गया है। अफ्रीका का मानसूनी और तटीय प्रदेश ये कहाँ आएगा? विषुवत रेखा से उत्तर में जो है, दक्षिणी हिस्से में नहीं। सातवां है जम्बू द्वीप। ये था वर्तमान में पामीर के पठार से लेकर, पामीर का पठार कौन? तिब्बत का पठार, तिब्बत का उत्तरी हिस्सा से ही लेकर दक्षिण में भारतीय भूखंड को रखा गया है, जो हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। संभवतः इस समय तक अमेरिका महादेश की जानकारी लोगों को नहीं हो पाई थी, इसलिए इस हिस्से को इस विभाजन में शामिल नहीं किया गया है। किंतु पृथ्वी के गर्भ में होने वाली क्रियाओं, भूकंपों, ज्वालामुखियों, भूक्षरण, उर्वरा या कम उपजाऊ मिट्टियों और विभिन्न ऋतुओं में उत्पन्न की जाने वाली कृषि की विभिन्न फसलों का विस्तृत वर्णन वैदिक ग्रंथों में है। इसके पश्चात रामायण, महाभारत तथा पाणिनि काल में भी भूगोल का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। रामायण में
स्कंद 4 के अध्याय 40, 41, 42 और 43 में भौगोलिक वर्णन किए गए हैं। महाभारत में तो भौगोलिक ज्ञान को इतना महत्व दिया गया है कि उसके एक खंड का नाम ही भूमि पर्व है, मतलब भूमि से संबंधित ही पूरा अध्याय है वो। महाभारत काल के अंत से भगवान बुद्ध के जन्म तक का समय भारतीय भूगोल का भ्रमित युग कहलाता है, या कहिए डार्क युग। उसमें लोग सच्चाई से हट गए थे। किंतु इसके बाद खगोल विज्ञान के प्रमुख विद्वान ईसा के 5वीं से 12वीं शताब्दी में आर्यभट्ट, बाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य एवं कालिदास हुए हैं। इनका भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भूगोल में इनका योगदान निम्नलिखित है। पहला लेते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट महोदय ने बताया कि सूर्य स्थिर है एवं गोल पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है। सूर्य स्थिर है ये तो उन्होंने सही नहीं कहा, किंतु पृथ्वी गोल है और इसका चक्कर लगाती है, ये आज भी सर्वमान्य है। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ये भी सर्वमान्य है, आज सत्य साबित होता है। इस विषय का नामकरण भूगोल शब्द इन्होंने ही दिया है। सबसे पहले इन्होंने ही इस ब्रह्मांड और पृथ्वी से संबंधित विषय को भूगोल नाम दिया था। दूसरे हैं बाराहमिहिर। पृथ्वी को अक्षांश एवं देशांतर में बांटने का कार्य सबसे पहले बाराहमिहिर महोदय ने ही किया था। क्लियर। अब तीसरे हैं ब्रह्मगुप्त। इन्होंने पृथ्वी का व्यास 1581 योजन लगभग 7905 मील बताया था, जो वास्तविक व्यास 7925 मील से बहुत नज़दीक है। उस युग में भी जब नापने का इतना बढ़िया साधन नहीं था, तब भी उन्होंने लगभग सही पृथ्वी का व्यास बता दिया था। चौथे हैं कालिदास। इन्होंने प्रकृति का सुंदर चित्रण एवं मार्गों का वर्णन किया था। इसके साथ ही इनकी पुस्तक मेघदूत में मेघों के आकार प्रकार का वर्णन किया गया है। ये बड़ी ही अच्छी पुस्तक है। इसमें न केवल मेघों के आकार प्रकार का वर्णन है, बल्कि किस रंग के बादल से पानी बरसेंगे और किस रंग के बादल से पानी नहीं बरसेंगे, किधर से आने वाले बादल से पानी होगा, किधर से नहीं आने वाले बादल से पानी नहीं होगा, ये सारा वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक मेघदूत में किया है। भूगोल के इन विद्वानों ने मिलकर भूगोल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सर ऑरेल अस्टीन, जो भारत के एक सर्वेयर जनरल थे, उन्होंने मध्य एशिया के अस्कलौटिया में कुछ स्थानों की खुदाई कराई थी, जहां से बौद्ध धर्म संबंधी बहुत से भित्ति चित्र प्राप्त हुए थे। ये मध्य एशिया में बौद्धकालीन भारतीय संस्कृति के अवशेष हैं। दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया तथा रूस में भी की गई खुदाई में प्राचीन काल के बौद्ध मंदिर निकले हैं। इन मंदिरों एवं अवशेषों से यह प्रमाणित होता है कि भारतवासियों को उस काल में एशिया के सभी देशों का भौगोलिक ज्ञान था तथा मध्य एशिया और पश्चिमी साइबेरिया में भारतीय संस्कृति फैली हुई थी। क्लियर। अब देखते हैं
उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में भी भारत में भूगोल का पर्याप्त विकास हुआ था, जबकि उसी कालखंड में यूरोपीय देश के निवासी जंगली जीवन जीने को अभिशप्त थे। यह ज्ञान भारत से अरब देशों में पहुंचा तथा कालांतर में यह यूरोपीय देशों में भी